आपको पता है कि रूसी या डैंड्रफ ये सिर्फ एक सर्दियों के दिनों में होने वाली चीज़ नहीं है, ये 12 ही महीने हो सकती है और समर्स में, गर्मी के दिनों में भी ये डैंड्रफ की समस्या हो सकती है। आज के हमारे लाइव स्ट्रीम में मैं आपके सब सवाल एड्रेस करने वाली हूँ और जो यूट्यूब पर लोग ढूंढ रहे हैं जवाब कि डैंड्रफ क्या होता है, डैंड्रफ क्यों होता है, डैंड्रफ से क्या हेयर लॉस होता है, डैंड्रफ को हटाया कैसे जाए, हाउ टू रिमूव डैंड्रफ, व्हाट आर द बेस्ट शैम्पूज विच हैव एंटी डैंड्रफ प्रॉपर्टीज। तो ये सारे सवालों के जवाब देने की मैं आज कोशिश करने वाली हूँ आज के सेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन, रूसी यानी कि डैंड्रफ। तो डैंड्रफ जैसे मैंने पहले बताया, ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई डिसीज़ नहीं है, ये केवल एक डिसऑर्डर है और ये बहुत ही सामान्य है क्योंकि 50% लोगों को ये कभी ना कभी डैंड्रफ हो ही जाता है। तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है कि किसी को डैंड्रफ हुआ तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है, ये बहुत ही एक साधारण डिसऑर्डर है। और जब आप जान जाएंगे कि डैंड्रफ क्यों होता है, डैंड्रफ के कारण क्या है और इसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, तो आपके मन में भी ये डर अगर है तो कम हो जाएगा। तो हमारी जो त्वचा है, हमारी जो स्किन है, उसकी कोशिकाएं, जिनको सेल यानी कोशिकाएं हैं जो, वो हर एक सेकंड में हमारे 500 सेल निर्माण होते रहते हैं और ये जो सेल्स है ये आगे ऊपर ऊपर चढ़ते हमारे त्वचा के लेयर से फ्लैटन होके एपिडर्मिस से होकर वो शेड हो जाते हैं। यानी कि बॉडी जनरेट करती है सेल्स और ये जनरेट करके एक 30 दिन के अंदर अंदर लगभग अप्रॉक्सीमेटली अगर उसकी लाइफ साइकिल आप पकड़ें तो 30 दिनों के बाद ये सेल शेड हो जाती है और हमें इसका पता भी नहीं चलता क्योंकि ये इतने छोटे छोटे कण होते हैं। तो हमारे रोज़मर्रा के दिनचर्या में हमें ये कुछ पता भी नहीं चलता कि ये हमारे सेल शेड हो रहे हैं, मगर ये ही सेल्स जो शेड हो रहे हैं उनका ये जो साइकिल है, ये साइकिल जब डिस्टर्ब हो जाता है तब हमको डैंड्रफ दिखाई देता है। तो आपने ये सुना होगा कि जिन लोगों को रूसी की बीमारी है, रूसी की परेशानी है, वो काले कपड़े पहनना टाल देते हैं क्योंकि काले कपड़े आप अगर पहने तो उस पर डैंड्रफ के फ्लेक्स दिखाई देते हैं। तो ये फ्लेक्स क्या है? ये फ्लेक्स जो है ये हमारी त्वचा ही है जो गिर रही है। और ये क्यों गिर रही है और ये दूसरी तरह की जो कोशिकाएं गिर रही है उनसे अलग क्यों हैं, ये मैं आपको एकदम सरल और सहज तरीके से आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारे स्कैल्प, ये खोपड़ी जो बोलते हैं, हमारी जो सिर की त्वचा है, तो ये स्कैल्प आपको तो पता है इस पे बाल होते हैं और इसमें प्राकृतिक तरीके से एक कंडीशनर पैदा होता है और ये जो कंडीशनर है इसे कहते हैं सीबम। और सीबम का महत्वपूर्ण काम ये है कि ये हमारे स्कैल्प को रखता है मॉइस्चराइज, कंडीशन्ड और इसकी ये प्रोटेक्शन का काम करता है हमारे स्कैल्प के ऊपर। तो ये सीबम जो सिक्रीट होता है वो हमेशा सिक्रीट होते रहता है और ये बिल्डअप अगर सीबम का हो जाता है तो प्रॉब्लम हो सकता है। सीबम जैसे नेचुरल है हमारे स्कैल्प में, उसी तरह हमारे स्कैल्प पर है छोटे छोटे माइक्रोब्स जिन्हें कहते हैं मेलेसेजिया ग्लोबोसा। तो ये नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको। तो एक तरह का ये फंगस है, एक माइक्रोब है, आप एक तरह का फंगस है, तो इसका नाम है मेलेसेजिया। तो मेलेसेजिया जो है वो हर किसी के स्कैल्प पे रहता है। तो ये इसका होना ये कुछ गंभीर बात नहीं है। हमारे शरीर पर, हमारी त्वचा पर, हमारे इंटेस्टाइन में अनेक तरह के रहते हैं माइक्रोब्स। ये जो माइक्रोब्स है उसमें हेल्दी माइक्रोब्स भी होते हैं, गुड बग्स और बैड बग्स का तो आपने सुना होगा। उसी तरह मेलेसेजिया का हमारे स्कैल्प पे होना एकदम नॉर्मल सी बात है। फिर प्रॉब्लम क्या हो जाता है? तो प्रॉब्लम तभी हो जाता है जब ये एक बर्म्यूडा ट्रायंगल बन जाता है। बर्म्यूडा ट्रायंगल का मतलब सीबम, मेलेसेजिया
और हमारे स्कैल्प की सेंसिटिविटी, ये जो तीनों फैक्टर मिल जाते हैं और इसमें थोड़ा जो इम्बैलेंस हो जाता है, उसी वजह से हो जाता है डैंड्रफ, यानी रूसी की शुरुआत वहीं से होती है। सो व्हाट कॉजेज डैंड्रफ? तो ये जो डैंड्रफ है ये इम्बैलेंस की वजह से है। तो ये इम्बैलेंस कैसे होता है मैं आपको समझाती हूँ। सीबम है तो सीबम में प्रोटीन्स होते हैं, पानी भी होता है, और ये जो न्यूट्रिएंट वैल्यू जो इसकी है, न्यूट्रिशनल क्वालिटीज़ जो है, उसमें ये मैलिसेजिया है, जो माइक्रोब्स है उसमें पनपते हैं, और वो ये प्रोटीन्स को उनके एंजाइम से, लाइपेज एंजाइम से ब्रेक डाउन करते हैं सीबम को, और तैयार होता है ओलिक एसिड। और ये जो ओलिक एसिड तैयार होता है, और ये हमारे स्कैल्प पर, अभी सीबम स्कैल्प पर है और ओलिक एसिड भी तैयार हुआ, वो भी स्कैल्प पर है। तो कुछ लोगों में, 2 में से 1 यानी 50% लोगों में ये देखा गया है कि उनको ये ओलिक एसिड कुछ अच्छा नहीं लगता, उनके स्कैल्प को वो बिल्कुल पसंद नहीं आता, और उनका स्कैल्प होता है सेंसिटिव, ये ओलिक एसिड से उनकी सेंसिटिविटी होती है। उनका शरीर जो है वो एक सिग्नल देता है, अरे हमारी त्वचा पे कुछ अटैक हो रहा है, ये ओलिक एसिड है, ये हमको पसंद नहीं है। तो हमारे शरीर के जो सिग्नल है, तो उससे शुरू हो जाता है सेंसिटिव स्कैल्प पर इरिटेशन, इचिंग, खुजली होना, रेडनेस, इन्फ्लेमेशन। तो ये सब सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं, और ये शरीर प्रतिकार कर रहा है कि उसको ओलिक एसिड बिल्कुल पसंद नहीं है, ओलिक एसिड का होना उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। और शरीर का एक मैकेनिज्म ऐसा है कि शरीर कहता है कि ये जो प्रॉब्लम है, तो उसका सॉल्यूशन ऐसा होगा कि हम हमारी त्वचा की जो सेल्स हैं वो जल्दी जल्दी शेड की जाएं, जल्दी जल्दी शेड की जाएं। तो 30 दिन के बजाय ये जो सेल है ये 7 दिन के अंदर अंदर ही शेड होने लगती है। तो ये बहुत जल्दी ही इसका ये लाइफ साइकिल एकदम कम हो जाता है, और फिर हमें दिखने लगते हैं ये सेल्स जो एक गुत्थी गुत्थी में या क्लम्स में गिरने लगते हैं, और ये हमें हमारे आँखों से दिखाई पड़ते हैं, और ये होते हैं हमारे रूसी के फ्लेक्स, डैंड्रफ के फ्लेक्स। तो ये है पूरा का पूरा डैंड्रफ का साइकिल, जो है सीबम, मैलिसेजिया, ग्लोबोसा और स्कैल्प सेंसिटिविटी, ये तीनों के कारण स्वरूप ये बन जाता है। तो ये डैंड्रफ किन चीज़ों से ये फ्लेयर अप हो जाता है? क्योंकि ये डैंड्रफ है, मैलिसेजिया तो हमारे स्कैल्प पर रहते 12 ही महीने उनका प्रेजेंस रहता है, तो ये कभी कभी फ्लेयर अप हो जाता है। तो सबसे बड़ा कारण इसका ये है कि वेदर कंडीशंस। तो वेदर कंडीशंस क्या है? तो गर्मी या हो ठंड, ये दोनों ही क्लाइमेट्स में ये फ्लेयर अप ज़रा ज़्यादा ही दिखाई देते हैं। गर्मी में कारण क्यों होता है इसका? क्योंकि गर्मी में आपके स्कैल्प पर सीबम का सिक्रीशन ज़्यादा होता है, आपको पसीना छूट रहा है, और ये जो कंडीशन है उसमें मैलिसेजिया ग्लोबोसा कहता है चलिए पार्टी टाइम, पार्टी कीजिए, ये बहुत ही अच्छी कंडीशंस है हमारे पनपने के लिए। तो मैलिसेजिया की ग्रोथ ज़रा ज़्यादा ही होने लगती है। तो इसीलिए गर्मी के कारण वेदर कंडीशंस में ये फ्लेयर अप हो जाता है। और ठंड के दिनों में क्या होता है? ठंड के दिनों में 2 चीज़ें हैं। एक तो ठंड के दिनों में वैसे ही हवा में नमी कमी रहती है, और हवा होती है ड्राई। तो ये जो ड्राइनेस है, ड्राइनेस के कारण हमारी स्किन जो है वो भी ड्राई हो जाती है, और इसका मॉइस्चर कम होने की वजह से थोड़ा हमारे स्किन का फ्लेकिंग होना शुरू हो जाता है। तो ये जो ड्राइनेस के कारण जो फ्लेकिंग हो रहा है, ये डैंड्रफ ही हो ये ज़रूरी नहीं है। तो ये आप समझ लीजिए कि थोड़ा नॉर्मल आपको फ्लेकिंग हो रहा है, वो होता है क्योंकि ये जो हवा में नमी की कमी से, ड्राइनेस की वजह से ये आपका फ्लेकिंग हो रहा है। मगर दूसरी बात ये भी है कि ठंड के दिनों में लोग ज़रा कम नहाते हैं, तो हमारे सर पर जो अक्यूमुलेशन होता है सीबम का, तो थोड़े ज़्यादा दिन रह जाता है। कभी कभी हम क्या करते हैं कि ये जो ड्राई स्कैल्प है उसको हम थोड़ा ज़्यादा ही तेल डालते हैं, तो उसकी वजह से भी ये जो
क्लम्पिंग हो जाता है, ये थोड़ा उसमें जम जाता है ये जो तेल, और ज़्यादा ग्रीसी होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो सबसे पहला कारण है डैंड्रफ फ्लेयर अप का, वो है वेदर। दूसरा कारण ये है हार्मोन्स। शरीर के जो हार्मोन्स है उनकी वजह से भी सीबम सिक्रीशन का लेवल कम ज़्यादा होता है। तो ये आपने देखा ज़रूर होगा कि जो प्यूबर्टी होती है, प्यूबर्टी की एज होती है 11, 12, 13 साल के करीब, जब हमारे शरीर के हार्मोन्स में बड़ी ही चेंज आ जाती है, और ये जो हार्मोन का एक बड़ा सा एक वेव आता है हमारे शरीर में, इसकी वजह से भी सीबम सिक्रीशंस हमारे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि तभी पिंपल्स भी थोड़े ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं, टीनेजर्स में ये प्रॉब्लम दिखाई देता है। तो डैंड्रफ का प्रॉब्लम प्यूबर्टी के एज के करीब होता है, और दूसरा जब हार्मोन्स चेंज होते हैं कि ओल्ड एज के साथ साथ हार्मोन के लेवल भी चेंज होते हैं, तो डैंड्रफ होने की संभावना ओल्ड एज में भी रहती है। तीसरी वजह है पोल्यूशन। तो ये स्टडी किया गया है कि जिन शहरों में पोल्यूशन की मात्रा ज़्यादा है, एटमॉस्फेयर में ज़्यादा पोल्यूशन है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो लेवल है आसपास के वातावरण में जो ज़्यादा है, तो उससे क्या होता है, हमारे त्वचा का जो नॉर्मल एक बैलेंस रहता है, वो बैलेंस हमारा डिस्टर्ब हो जाता है, कि इसकी वजह से डैंड्रफ का फ्लेयर अप होना स्वाभाविक है। तो ये डैंड्रफ देखा गया कि ज़्यादा पोल्यूशन हो, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो हवा में, तो तभी ये फ्लेयर अप देखा गया। चौथा जो फ्लेयर अप है वो एसोसिएटेड है कि आप कौन से प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं आपकी हेयर स्टाइलिंग के लिए। तो यदि आप कुछ बालों में तेल डाल रहे हैं, कुछ स्प्रेज यूज़ कर रहे हैं, कुछ जेल यूज़ कर रहे हैं, स्टाइलिंग प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो इनका जो बिल्डअप हो जाता है, इनके बिल्डअप की वजह से इसके सीबम लेवल पर भी हमारे परिणाम होता है। और दूसरा, ये जो केमिकल्स जो होते हैं फिर हमारे सर में, उनकी वजह से हमारा जो नेचुरल बैलेंस है, हमारे स्कैल्प का बैलेंस है, नॉर्मल पीएच लेवल भी जो है, इसमें भी अफरा तफरी हो जाती है। तो ये डैंड्रफ का एक कारण है कि आप कौन से हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। डैंड्रफ का और एक कारण है, और ये कारण आपके कंट्रोल में है पूरा पूरा, और वो है स्ट्रेस। ये देखा गया है कि स्ट्रेस का और हार्मोन्स का एक डायरेक्ट कोरिलेशन है। तो अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस में हो, तो आपने नोटिस किया होगा कि डैंड्रफ का भी तभी आप एक्सपीरियंस आपने किया होगा कि आपको डैंड्रफ हुआ है। इसी के साथ साथ एक छठा जो पॉइंट है, वो देखा गया है कि जो लोग हैट पहनते हैं, सर पर टोपी पहनते हैं, बंद बंद रखते हैं अपना सर, तो ये ऐसे बंद एनक्लोज्ड रखने से ये जो तैयार हो जाता है वातावरण, उसमें भी मैलेसेजिया का पार्टी टाइम शुरू हो जाता है, क्योंकि ये बंद बंद जिसमें हवा का सर्कुलेशन नहीं है, गर्मी हो रही है, पसीना छूट रहा है, सीबम भी निकल रहा है, तो ये पूरा ये जो है हैट पहनने वाले लोगों में देखा गया है कि उनमें डैंड्रफ की मात्रा ज़्यादा होती है। ये ज़रूर देखा गया है। और ये भी आप जान ले कि जब आप बाल धोते हैं, स्पेशली महिलाएं जिनके बाल लंबे लंबे होते हैं, तो उन्होंने ये एक ध्यान रखना चाहिए कि बालों को सूखने के बिना बाल बांधे नहीं, क्योंकि जब आप गीले बाल बांध लेते हैं तो ऐसे गीले बालों को बांधने से अंदर ही अंदर हीट जो है वो हीट रहती है, और इससे भी थोड़ा फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा होने की संभावना रहती है। तो ये एक ध्यान में रहे। तो ये सब कारण थे कि डैंड्रफ फ्लेयर अप कभी होता है। ये 6 पॉइंट्स थे। आशा है आपको ये सारे 6 के 6 पॉइंट समझ में आएंगे। एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या डैंड्रफ कॉन्टेजियस है? इज डैंड्रफ कॉन्टेजियस? कि कांटेक्ट में आने से मेरे साथ वाली मेरी सहेली को डैंड्रफ हुआ है, तो क्या मुझे डैंड्रफ हो जाएगा? तो ये जुओं की तरह नहीं है कि आप साथ में हैं और सर से डैंड्रफ ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये हर व्यक्ति का जो नेचर है, हर व्यक्ति का जो सीबम लेवल है, उनकी स्कैल्प की सेंसिटिविटी है, ये डिटरमिन करता है कि उनको डैंड्रफ होगा या नहीं। हालांकि
ये बहुत ही एक लॉजिकल है कि आप जैसे आप टूथब्रश एक दूसरे के यूज़ नहीं करते, उसी तरह आप एक दूसरे की कंघी भी यूज़ ना करें। तो ये हाइजीन के लेवल से ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक देना ना भूले। एक कॉमन सवाल मैं देख रही थी कि डैंड्रफ से क्या हेयर लॉस होता है? डज डैंड्रफ कॉज हेयर लॉस? डैंड्रफ से ही हेयर लॉस नहीं होता, मगर आप डैंड्रफ को किस तरह मैनेज कर रहे हैं या मैनेज नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर निर्भर रहता है कि क्या डैंड्रफ से आपको हेयर लॉस होगा। तो आपको जो माइल्ड जो डैंड्रफ है, तो माइल्ड डैंड्रफ से हेयर लॉस होने की संभावना है नहीं। हालांकि दो चीज़ों का आपको ख्याल रखना है कि आप डैंड्रफ के कारण क्या आप बालों में आपको इचिंग हो रहा है स्कैल्प पे, तो आप ज़्यादा फोर्सफुली अगर उसको खुजा रहे हैं तो आप आपके स्कैल्प को अगर क्षति पहुंचा रहे हैं, हेयर फॉलिकल को डैमेज होने की संभावना रहती है, तो इसे हेयर लॉस होने की संभावना ज़रूर है। और दूसरी चीज़, डैंड्रफ के कारण जो आपका स्कैल्प है ये थोड़ा अनहेल्दी कंडीशन में रहता है। तो अगर आपका स्कैल्प क्लीन नहीं है, उसका वातावरण पोषक नहीं है बालों के बढ़ने के लिए, तो ये अनहेल्दी कंडीशन में हेयर लॉस की संभावना ज़रूर रहती है। डैंड्रफ का भी एक लेवल रहता है, माइल्ड, मॉडरेट टू सीवियर। तो जो सीवियर फॉर्म ऑफ डैंड्रफ है उसमें बहुत ज़्यादा अगर लक्षण है सीवियर फॉर्म में, तो उसमें थोड़ी संभावना रहती है। और सीवियर फॉर्म ऑफ डैंड्रफ उसको कंडीशन को कहते हैं सीबोरिक डर्मेटाइटिस। तो सीबोरिक डर्मेटाइटिस के जिनको है उनको खास ख्याल रखना चाहिए कि डैंड्रफ के ट्रीटमेंट वो क्या करें, और घरेलू नुस्खों से ही वो काम चलाए या कुछ खास प्रोडक्ट यूज़ करें। तो हम इसके बारे में अभी कुछ ही मिनटों में इसके बारे में हम बात करेंगे कि डैंड्रफ को कैसे मैनेज किया जाए, हाउ टू मैनेज डैंड्रफ, हाउ टू रिमूव डैंड्रफ, डैंड्रफ को हटाया कैसे जाए। आपको तो 3 कारण पता है। पहला कारण जो है वो सीबम, अगर आप सीबम बिल्डअप जो हो रहा है आपके स्कैल्प पर उसको मैनेज करें अच्छी तरह। दूसरा कारण है मेलेसेजिया ग्लोबोसा, जो है माइक्रोब जो आपके सर पर है, उसका आप लेवल कम रखने की कोशिश करें। तो वो दूसरा आपका एक एंटी डैंड्रफ आपकी मोडालिटी रह सकती है। तीसरी जो है वो है आपकी स्कैल्प की सेंसिटिविटी। तो ये स्कैल्प की सेंसिटिविटी है वो जेनेटिक रहती है, वो कुछ व्यक्तियों में होती है, कुछ व्यक्तियों में नहीं होती। तो ये थोड़ी बहुत जो जेनेटिक बात है वो तो है ही, मगर जैसे मैंने आपको कहा कि अगर हम हमारे स्ट्रेस लेवल मेंटेन करें तो हमारे हार्मोन्स बैलेंस में रहें और हमारे डैंड्रफ का फ्लेयर अप हम रोक सकते हैं। तो डैंड्रफ के लिए घरेलू नुस्खे लोग क्या आजमाते हैं? तो घरेलू नुस्खों में मैंने देखा है कि लोग दही लगाते हैं, कुछ लोग नींबू का रस लगाते हैं। तो ये जो घरेलू जो नुस्खे हैं, और हम कुछ प्रकार के तेल भी होते हैं, आयुर्वेदिक तेल का इस्तेमाल होता है, नीम ऑयल जो है उसका इस्तेमाल होता है। और आपको तो पता है कि नीम में प्रॉपर्टीज़ है एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल। तो ये जो एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल इंग्रेडिएंट्स जो है, वैसे आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स वाला अगर तेल आप यूज़ करते हैं तो उससे आप डैंड्रफ का कंट्रोल तो ज़रूर कर सकते हैं। तो घरेलू उपायों की हम जब बात करते हैं तो हम तो कॉमनली शैम्पूज़ यूज़ करते हैं, और जो हमारे डे टू डे यूज़ का जो शैम्पू है, अगर वो ही शैम्पू डैंड्रफ का निर्मूलन कर सके, डैंड्रफ को हटा सके, तो उससे बढ़िया बात तो क्या है। ये तो घरेलू ही उपाय हुआ ना। तो आपका जो डैंड्रफ एंटी डैंड्रफ शैम्पू आप चूज़ करें वो सही प्रकार का एंटी डैंड्रफ शैम्पू चूज़ करें। ये तो एकदम सरल सा उपाय है। तो एंटी डैंड्रफ इंग्रेडिएंट्स जो है उसमें 3 प्रकार के एंटी डैंड्रफ इंग्रेडिएंट्स है। सबसे कॉमन वाला है जिसको कहते हैं जिंक पायरीथायोन। तो जिंक पायरीथायोन जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव है, ये क्लिनिकली इवैल्यूएटेड है और ग्लोबल लीडिंग टेक्नोलॉजी है एंटी डैंड्रफ टेक्नोलॉजी, उसमें जिंक पायरीथायोन का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है सेलेनियम सल्फाइड। सो सेलेनियम सल्फाइड का उपयोग किया जाता है
और ये खास करके जिनको सीवियर फॉर्म ऑफ डैंड्रफ होता है उनके लिए ये खास सेलेनियम सल्फाइड वाले जो शैम्पू है, और काफ़ी सारे ब्रांड्स है, वो OTC मेडिसिन ब्रांड्स है, इनमें सेलेनियम सल्फाइड रहता है। और तीसरा है पिरोक्टोन ओलामाइन। सो ये तीसरा इंग्रेडिएंट है, ये यूज़ किया जाता है। मगर सबसे पॉपुलर और मैं जो खुद यूज़ करती हूँ एंटी डैंड्रफ शैम्पू, वो जिंक पायरीथायोन वाली टेक्नोलॉजी है, और वो प्रोडक्ट है हेड एंड शोल्डर्स। तो हेड एंड शोल्डर्स की ये एक बड़ी सी बॉटल मेरे घर में हमेशा रहती है, क्योंकि कभी डैंड्रफ फ्लेयर अप हो जाता है तो इसको रेगुलर इस्तेमाल करने से इससे बहुत फ़ायदा मिलता है। और इसका एक प्रोडक्ट रिव्यू यदि आपको चाहिए तो इसका एक डिटेल प्रोडक्ट रिव्यू मैं ज़रूर बनाऊंगी कि ये प्रोडक्ट कैसा है, इसका लुक और फील कैसा है, उसका एक्शन क्या है, और मेरा अनुभव कैसे रहा है, और कौन सा पर्टिकुलर वेरिएंट मैं पसंद करती हूँ, इसका प्राइस क्या है। तो ये सारी बातें हम प्रोडक्ट रिव्यू में ज़रूर करेंगे। तो एंटी डैंड्रफ शैम्पू और ख़ास करके जिंक पायरीथेन की हम जब बात करते हैं तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन उसका क्या होगा। तो जब आप सामान्य शैम्पू यूज़ कर रहे हैं जिसमें कोई एंटी डैंड्रफ इंग्रेडिएंट नहीं है, तो सामान्य शैम्पू क्या करेगा? सामान्य शैम्पू क्या करता है? तो शैम्पू का काम है बालों को क्लीन करना। तो बालों से, स्कैल्प से सीबम को हटाने का काम शैम्पू करता है। उसमें अगर कुछ धूल, मिट्टी, पोल्यूशन है तो उसको निकालने का काम करता है। और उसी तरह हमारे जो स्किन के सेल्स है जो सर पे होंगे, उनको हटाने का काम भी ये सामान्य शैम्पू ज़रूर करेगा। तो आप यदि सामान्य शैम्पू से बाल धोते हैं तो एक धुलाई में आपके स्किन की जो लूज फ्लेक्स है स्कैल्प पे जो है वो तो निकल जाएंगे, मगर ये स्थायी स्वरूप से इसका कुछ इफ़ेक्ट होने वाला है नहीं। उसका परिणाम स्थायी स्वरूप से बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपने इसको सिर्फ ऊपरी तरह से साफ़ किया है स्कैल्प को। सीबम तो पैदा होगा ही, मैलेसेजिया भी आपके स्कैल्प पर मौजूद है, और यदि आपको डैंड्रफ का प्रॉब्लम रहा है तो ये प्रॉब्लम वापस दोबारा आने वाला है। तो जिंक पायरीथायोन वाला शैम्पू क्या काम करता है? तो ये जो शैम्पू है इससे आप जब बाल धोते हैं तो इस पे इंस्ट्रक्शंस दी हुई होती है कि बालों में ये अच्छी तरह से लगाइए, स्कैल्प पे लगाइए, थोड़ा मसाज कीजिए, और स्कैल्प पे ये 2-3 मिनट के लिए रहने दीजिए। नॉर्मल जो शैम्पूइंग आप करते हैं तो आप स्कैल्प पर लगाते हैं, बालों पर लगाते हैं, मसाज करते हैं, और इमीडिएटली 1 मिनट के अंदर अंदर ही आप धो डालते हैं शैम्पू। मगर एंटी डैंड्रफ शैम्पू जिसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसको अपने स्कैल्प पे रखना 2 या 3 मिनट के लिए रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक्टिव इंग्रेडिएंट काम कर रहा है। और जब आप बाल धोते हैं इसके बाद तो शैम्पू तो धुल जाता है, मगर ये जिंक पायरीथायोन के जो पार्टिकल्स है छोटे छोटे, ये आपके स्कैल्प पर थोड़े डिपॉजिट हो जाते हैं, और ये आप जब बाल धोते भी हैं उसके बाद भी इसका इफ़ेक्ट रहता है। तो ये कितनी अच्छी चीज़ है, ये बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है। मगर यदि आप इसके बाद में दूसरा एक सामान्य कंडीशनर लगा के अगर धो रहे हैं वापस आपके बाल और स्कैल्प, तो ये ZPT के पार्टिकल्स रहने वाले हैं नहीं, ये धुल जाएंगे उसके साथ। तो ये ख्याल आप ज़रूर रखिए कि एंटी डैंड्रफ शैम्पू लगाने के बाद आपको यदि कंडीशनर यूज़ करना है तो ये आप प्रयास करिए कि आप एंटी डैंड्रफ इंग्रेडिएंट वाला कंडीशनर यूज़ करें, या आप उस दिन कंडीशनर का ट्रीटमेंट, सामान्य कंडीशनर का ट्रीटमेंट ना दे, आप एक लीव इन कुछ प्रोडक्ट लगा सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो क्या एक बार ये एंटी डैंड्रफ प्रोडक्ट आपने लगा दिया तो काम हो गया, डैंड्रफ ख़त्म? तो नहीं, बैड न्यूज़ इज़ डैंड्रफ तो हमेशा के लिए है, और इसे कंट्रोल करने का काम हम ज़रूर कर सकते हैं। और ये जो एंटी डैंड्रफ शैम्पू है इसे आप रेगुलरली यूज़ करें तो आपको ये फ़ायदा देगा। जब आप इसका प्रयोग रोकते हैं और जो इसका डिपॉजिटेड पार्टिकल्स की एक्शन ख़त्म हो जाती है, और अगली बार आप सामान्य शैम्पू से अगर बाल धोते हैं तो इसका इफ़ेक्ट ख़त्म होने वाला है। तो जब तक आपका डैंड्रफ का फ्लेयर अप चल रहा है, आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू इस्तेमाल आप ज़रूर करें। और मैं ये आपको गारंटी ज़रूर देती हूँ कि जिंक पायरीथायोन वाला हेड एंड शोल्डर शैम्पू है, आपको एक ही वॉश में आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क उसका समझ में आएगा। और आप रेगुलर ही यूज़ करते हैं हर तीसरे दिन, या दूसरी बार जब आप शैम्पू कर रहे हैं
जब कभी हो, 4 दिन या 5 दिन के बाद आपका जो हेयर वॉशिंग फ्रीक्वेंसी है उसके हिसाब से आप कर रहे हैं तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो इसका रेगुलर आप इस्तेमाल ज़रूर करें। तो डैंड्रफ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक नॉर्मल सी कंडीशन है, एक डिसऑर्डर है, इसे इजीली मैनेज किया जा सकता है। अच्छी सी हाइजीन रखें, सीबम का बिल्डअप ना होने दें, और जब फ्लेयर अप है और जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है उसका ख्याल ज़रूर रखें। पोल्यूशन है तो आपके बालों को स्वच्छ रखें, और रेगुलरली एंटी डैंड्रफ प्रोडक्ट का, शैम्पू का इस्तेमाल आप ज़रूर करें। घर के नुस्खे तो खैर हैं ही, मगर यदि आपको एक अच्छा सा सॉल्यूशन मिल रहा है और एक शैम्पू आप रेगुलरली यूज़ कर ही रहे हैं, तो उसके साथ डैंड्रफ भी अगर आपका प्रॉब्लम तभी के तभी ख़त्म हो रहा है तो क्यों नहीं। तो ये था आज का सेशन, और आशा है आपको अच्छा लगा होगा। आपके कुछ सवाल होंगे तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में लिखना ना भूलें, और मैं आगे लाऊंगी आपके लिए प्रोडक्ट रिव्यू हेड एंड शोल्डर्स का। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं श्वेता पुरंदरे, धन्यवाद।